राधा माँ की तरफ से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उस लड़की ने दूर होकर उन्हें देखा। क्या हुआ आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? राधा माँ, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना बेटा। वह लड़की हंसते हुए बोली, मैं निशा हूँ और आप मुझे कैसे पहचानोगे, क्योंकि जब आपने मुझे आखिरी बार देखा था तो मैं बस 13 साल की थी, लेकिन देखो अभी तो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। 13 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। वैसे आप अभी भी वैसी की वैसी ही हो, मैंने तो आपको एक बार में ही पहचान लिया था। राधा माँ दिमाग पर जोर डालने लगी कि आखिर यह निशा है कौन। उनकी यह कसमकस निशा समझ गई। अरे हम लोग यहीं पास वाले किशोर अंकल के घर में रहते थे, मेरे पापा मिस्टर अमित सिंह और माँ पल्लवी। राधा माँ को अब याद आया कि यह उनके पुराने पड़ोसी की बेटी है। अच्छा हाँ, याद आ गया। अरे निशा, ये तुम हो, अंदर आओ। दोनों अब अंदर आ सिटिंग एरिया में आ बैठी। निशा इधर उधर देखने लगी। हमारे भोले भाले कबीर साहब और रोहन कहाँ हैं? राधा माँ, रोहन तो अपने काम से बाहर है और कबीर तो आर्मी ऑफिसर है ना, यहाँ थोड़े होगा। तुम बताओ, अचानक इतने सालों बाद आज यहाँ कैसे? घर में सब कैसे हैं? निशा मायूस सी बोली, पापा तो 4 साल पहले गुजर गए और माँ कुछ महीने पहले। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा माँ ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया। माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये सब हो गया। कुछ वक्त बाद खुद को संभाल कर निशा बोली, खैर छोड़िए ये सब, मैं अपनी एक दोस्त से यहाँ मिलने आई थी। सोचा था कि उसे सरप्राइज दूंगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वह तो अपनी फैमिली के साथ रिलेटिव्स के यहाँ शादी में गई है और उसे लौटने में 15 दिन लग जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि जब यहाँ आ ही गई हूँ तो क्यों ना आपसे भी मिलती चलूँ। राधा माँ, ये तुमने बहुत सही किया, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई। अब तो तुम नमन की शादी के बाद ही जाओगी यहाँ से। निशा चौंकी, नमन? उस शरारती की शादी है? अभी भी बदमाश है या सुधर गया? राधा माँ, नहीं, अब तो वो बहुत बदल चुका है, काफी समझदार हो गया है और वो भी आर्मी में कैप्टन है। निशा हैरान सी बोली, सच में? ठीक है, फिर तो मैं अब नमन की शादी के बाद ही जाऊंगी यहाँ से। बचपन के दोस्तों से एक बार फिर से मिलने में बड़ा मजा आएगा। कुछ वक्त बाद तारा और मौली घर लौट कर आईं तो देखा राधा माँ एक लड़की के साथ बैठी हुई हैं और वह लड़की उन्हें कुछ सुना रही है। राधा माँ जोर जोर से हंस रही थी। तारा ने मौली की तरफ देखा, ये लड़की कौन है? मौली, पता नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है। तुझे नहीं पता क्या? तू तो काफी सालों से यहाँ है। तारा, हाँ हूँ, लेकिन देखा तो मैंने भी नहीं है कभी। राधा माँ ने जब उन दोनों को देखा तो बोली, अरे तारा, मौली, यहाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। निशा उठ खड़ी हुई, 1 मिनट आंटी, हम खुद ही मिल लेंगे, छोटे बच्चे थोड़े ही हैं हम लोग। निशा आगे बढ़कर तारा और मौली के पास आ खड़ी हुई। उसने तारा और मौली को अपना परिचय दिया और उसके बाद उन दोनों से मिली। निशा, आप दोनों थक गई होंगी, चलिए आंटी के पास बैठ जाइए, मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ सभी के लिए। तारा मौली ने उसे रोकना चाहा, पर उसने साफ मना कर दिया, मेरे साथ किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, आप दोनों आंटी के साथ बैठो, आज चाय मैं बनाती हूँ, पीकर बताइएगा कैसी बनी है। बचपन में यही खेली हूँ मैं, ये मेरे लिए भी तो घर जैसा है ना आंटी? राधा माँ ने हाँ में सिर हिलाया। निशा अब किचन में चली गई। राधा माँ, बहुत अच्छी लड़की है निशा, देखो तो कितना जल्दी घुल मिल गई। कबीर अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। कुछ देर बाद देव कबीर के पास आ बैठा। कबीर ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर वापस काम में लग गया। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ तेरा? देव, जय की याद आ रही है। यहाँ का माहौल कितना शांत सा लग रहा है ना उसके बिना, वरना कुछ ना कुछ कांड करता रहता था, सबका मन लगा रहता था। ऐसा लगता था कि हमारी शरारतों की जिम्मेदारी उसने ले ली है। कबीर, बात तो तू सही कह रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा। देव, तो फोन करना उसे, हम लोग बात करके देखते हैं। कबीर, मैं तो कल से ही कई बार फोन करने की सोच रहा हूँ, पर लगता ही कहीं उसे डिस्टर्ब ना कर दें, क्योंकि इस वक्त वह परिवार के साथ है।
देव, यार 5 मिनट बात करके रख देंगे फ़ोन, इसमें क्या दिक्कत है? कबीर, ठीक है अभी करता हूँ। उधर जय अपने कमरे में परेशान सा बैठा था। रह रहकर दादी की यादें उसे बार बार परेशान कर रही थीं। वह उठकर दादी के कमरे में आ गया और चारों ओर देखने लगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा वह आखिरी बार दादी से मिलने आया था तब था। कुछ देर बाद कबीर की कॉल आई। जय वहीं बैठ गया और कॉल अटेंड की। हेलो। कबीर जय की आवाज़ से उसकी उदासी भाप गया। कैसे हो जय? वहाँ सब ठीक तो है ना? जय, कबीर, अपने पापा का और फैमिली का ख्याल रखना। जय, यस सर। देव ने कबीर से फ़ोन ले लिया और जय से बातें करने लगा। कुछ वक्त बाद उसने फ़ोन रख दिया और कबीर से बोला, जय कितना शांत हो गया है ना? कबीर, हाँ, बस ये जल्दी से पहले जैसा हो जाए। देव, और कहीं ये पहले जैसा ना हुआ तो? दोनों परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। सुनी सुबह से ऋषभ से मिलने की कोशिश में थी ताकि उसे थैंक यू बोल सके, लेकिन ऋषभ उसे कहीं दिख ही नहीं रहा था, ना बालकनी में, ना आंगन में, ना कहीं और। सुनी और राशि आज मार्केट के लिए निकली थीं। दोनों बाजार में घूमने लगी। कुछ दूरी पर कुछ सोल्जर्स वहाँ खड़े हुए थे जो बातें करने में मशगूल थे। उनका लीडर उन्हें कुछ समझा रहा था। सभी को वहाँ आसपास चल रही गतिविधियों पर नजर रखनी थी। सुनी और राशि उनके सामने से होकर गुजरी। सुनी की नज़र उन सोल्जर्स पर पड़ी। वह उन्हें देखते हुए कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी कि रुक गई। राशि, क्या हुआ? रुक क्यों गई? उस लीडर की नज़र उन दोनों पर ही थी। सुनी ने जैसे ही मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं और थोड़ा आगे बढ़ अपने एक दूसरे साथी की आड़ में छुप गया। राशि, उधर क्या देख रही है? सुनी, हमें लगता है कि हमने ऋषभ सर को देखा है। उन सोल्जर्स में से एक ऋषभ सर हैं। राशि ने भी अब उन सोल्जर्स की ओर देखा। कहाँ हैं? और इनके तो चेहरे ढके हुए हैं। फिर तुझे कैसे पता कि उनमें से एक ऋषभ सर हैं? सुनी, अरे हमने उनकी आंखों से ही उन्हें पहचान लिया था। राशि हंसने लगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तूने ऋषभ सर को इतने अच्छे से देखा है कि उनकी आंखों से ही पहचान गई। सुनी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें बस हमें तंग करना आता है। ऋषभ ने जब उन दोनों को उलझ से देखा तो सारे सोल्जर्स को अपनी अपनी जगहों पर जाकर निगरानी रखने के लिए कहा। सभी अब अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। सुनी और राशि ने दूसरी ओर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। सुनी नाराज सी बोली, करवा दी ना तुमने गड़बड़, चले गए सर। राशि, यार ये भी तो हो सकता है कि वो कोई और ही हो और तुझे मिलना ही क्यों है उनसे? दोनों कुछ पल तक चुपचाप खड़ी हुईं, दूर अलग अलग दिशाओं में जाते सोल्जर्स को देखने लगीं। राशि, बताना सुनी। सुनी सोचने लगी कि कैसे कहें हम कि उन्हें सुबह से एक बार भी नहीं देखा है, तो बस वही देखना चाहते हैं। वह अब सोचकर बोली, वो कॉलर का पूछना है और थैंक यू भी कहना है ना चॉकलेट्स के लिए। राशि, वापस बेस चलकर पूछ लेना तू सर से। सुनी, नहीं यार, फिर कहाँ मौका मिलता है? फिर सर के बाकी साथी भी वहाँ होंगे और सर ने मना किया है ना किसी के भी सामने उस मामले का जिक्र करने से, तो अभी बात कर लेते हैं प्लीज़ प्लीज़। राशि, अच्छा ठीक है, अब क्या करें? कैसे पता लगाएं कि ऋषभ सर कौन से वाले हैं? सुनी, तुम उस तरफ जाकर देखो, हम दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। राशि मुंह बनाकर बोली, हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं या किसी खोजी अभियान में? सुनी, प्लीज़ यार। राशि, हाँ हाँ जा रही हूँ। दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गईं। राशि सोचने लगी कि सुनी तो आंखों से पहचान लेगी सर को, पर मैं कैसे पहचानूंगी उन्हें? जो भी ऋषभ सर होंगे ना, मुझे गुस्से से जरूर घूरेंगे, बस तभी मैं उन्हें पकड़ लूंगी। उनके जाने के बाद पीछे एक कोने में खड़े ऋषभ ने राहत की सांस ली। बच गया। ये लड़की भी ना पागल है। मैं जितना दूर भागता हूँ ये उतना ही घूम फिर कर मेरे पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ जिस काम से आई है वही करे, लेकिन नहीं, इसे तो चैन ही नहीं पड़ता है। कुछ वक्त बाद दोनों मायूस सी वापस उसी जगह पहुंची जहाँ से चली थीं। राशि, मैंने कहा था ना कोई और होगा, पर तू तो जिद पर ही अड़ गई कि मेजर तूफान है। चल
अब थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। दोनों एक दुकान की तरफ चली गईं। थोड़ी देर बाद ऋषभ घूमता फिरता एक दुकान के पास आ खड़ा हुआ कि अगले ही पल वहीं उसी दुकान पर राशि और सुनी आ खड़ी हुईं। ऋषभ उन्हें देख एक ओर हट गया और दूर से ही उन्हें देखने लगा। कुछ वक्त बाद जब सुनी को महसूस हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है तो उसने मुड़कर पीछे देखा। ऋषभ अब एक तरफ छिप गया। सुनी वापस खरीदारी करने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों आगे चली गईं। ऋषभ अब आराम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कुछ ही पल गुजरे होंगे कि उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने सुनी खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ बैग्स भी थे। वो उसे शांत सी देख रही थी। ऋषभ उसके सामने खड़े होने पर पहले तो हैरान रह गया, फिर अगले ही पल बेरुखी से आगे बढ़ गया। पीछे खड़ी रह गई सुनी ने तुरंत उसे आवाज दी, ऋषभ सर। आगे बढ़ते ऋषभ के कदम रुक गए। उसने बिना पीछे मुड़े ना में सिर हिला दिया कि वह ऋषभ नहीं है और आगे बढ़ गया। सुनी ऋषभ के इस झूठ से दंग रह गई। एक और छिपकर खड़ी राशि सुनी के पास आई। देखा, उन्होंने मना किया कि वो ऋषभ सर नहीं है, चल यहाँ से। सुनी, तुम रुको जरा, हम कह रहे हैं ना कि वो ऋषभ सर हैं। राशि, होते तो मना क्यों करते? तू पागल हो गई है। सुनी, लगी शर्त? राशि, लगी, बता कितने की? सुनी, रुपए की नहीं, जो भी हारा वो पूरे क्वार्टर की सफाई करेगा अकेले। राशि भी जोश में आ गई। तो फिर तय रहा। कुछ देर बाद ऋषभ अपने एक साथी के पास खड़ा कुछ बातें कर रहा था कि राशि उसके सामने से गुजरी। वो उसे घूरे जा रही थी। ऋषभ को यह अजीब लगा, पर उसने राशि को इग्नोर कर दिया। अगली बार सुनी उसे घूरते हुए निकली। अब ऐसा कई बार हुआ। राशि, सुनी बार बार इधर से उधर तो उधर से इधर ऋषभ को घूरते हुए जा रही थी। अब ऋषभ का धैर्य जवाब दे गया। वह साथी को वहीं रुकने का बोल गुस्से से उन दोनों के सामने जा खड़ा हुआ। वह कुछ बोलता कि पहले ही सुनी बोल पड़ी, जरा 1 मिनट रुकिए। सुनी ने अपने बैग्स ऋषभ के हाथ में थमा दिए और राशि को ऋषभ की तरफ देखने को कहा। अगले ही पल सुनी ने ऋषभ के चेहरे से लगे नकाब को हटा दिया। राशि सामने ऋषभ को देखकर दंग रह गई। उसने दुखी होकर सुनी की तरफ देखा। तू जीत गई। सुनी ने वापस से ऋषभ के नकाब को सही किया और उससे बैग्स वापस लेकर बोली, आपने झूठ क्यों बोला कुछ वक्त पहले? अब पकड़े गए ना, बताइए क्यों झूठ बोला? ऋषभ, तो क्या करता? तुम्हारे साथ खड़ा होकर बातें करता और कोई काम नहीं है मुझे। सुनी, हम तो आपको। ऋषभ, अब तुम चुपचाप बेस जाओ, जो बात करनी है वहीं करना। सुनी, जी। ऋषभ अपने साथी के साथ वहां से चला गया। सुनी अब उसे जाते देख मुस्कुरा रही थी। राशि ने जब यह देखा तो बोली, ओए पागल, सर तुझे डांट कर गए हैं। सुनी, पर ये भी तो बोला ना क्वार्टर पर बात करेंगे। राशि, पता नहीं आजकल मुझे तेरा कुछ समझ नहीं आता, चल तू। दोनों बेस चली गईं। रोहन दोपहर को जब घर पहुंचा तो निशा मिली। वह बहुत जल्दी ही रोहन से घुल मिल गई। कुछ वक्त बाद रोहन राधा माँ के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि राशि की एक दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है, आप ऋषभ भाई की उससे शादी करवा दो ना। राधा माँ ये सुनकर सोच में पड़ गई। रोहन सोचने लगा कि पता नहीं माँ क्या फैसला लेंगी।